हेलो गाइस, वेलकम टू माय डियर नोट्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड्स। बेसिकली टीचिंग मेथड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बीएड के फर्स्ट ईयर में बेसिकली, ठीक है। और ये आप बहुत सारी सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज टीचिंग मेथड्स आपसे मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, किसी भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। टीचिंग मेथड्स हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। टीचिंग मेथड्स वो होते हैं जो टीचर्स यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स नॉलेज को रिटेन कर पाएँ, गेन भी कर पाएँ और रिटेन भी कर पाएँ, उसे याद भी रख सकें, ठीक है। इसलिए टीचर्स अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं पढ़ाने के, जिन्हें कहते हैं टीचिंग मेथड्स। राइट नाउ आपके सिलेबस में टीचिंग मेथड्स में 5 मेथड्स हैं: लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, सर्वे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड एंड इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। फर्स्ट मेथड इज़ लेक्चर मेथड। देखिए, लेक्चर मेथड में बेसिकली क्या होता है। लेक्चर मेथड में बेसिकली जो टीचर है वो वाया टॉक या स्पीच के स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, ठीक है। वो या तो टॉक करती है या बातें करती हैं या फिर स्पीच के थ्रू बच्चों को पढ़ाती हैं। उस टाइम पे जो टीचर होता है वो क्या करता है, एक लेक्चर डिलीवर करता है, ठीक है। फैक्ट्स एक्सप्लेन करता है, थ्योरीज एक्सप्लेन करता है, लॉज या प्रिंसिपल्स ये सब एक्सप्लेन करता है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सब नोट डाउन करते हैं, या तो वो उनके नोट्स बना लेते हैं या सिंपली राइट डाउन करते हैं, जैसे भी वो उसको रिकॉल कर पाएँ। एक वन वे मेथड होता है, ठीक है। टीचर इसमें एक एक्टिव पर्सन होता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा है स्टूडेंट्स को, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव लिसनर होते हैं क्योंकि वो सिर्फ सुन रहे हैं। बेसिकली इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स एक साथ एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, ओनली द टीचर इज स्पीकिंग। और वो इसमें ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करते हैं टीचर्स, ताकि लेक्चर को अच्छी तरह डिलीवर कर सके। पहले वो लेक्चर को प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने, कंक्लूजन निकालते हैं एंड देन समराइज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका आता है लेक्चर मेथड में। सब कुछ प्रेजेंट करने के बाद बच्चों से एट लास्ट या इन बिटवीन द लेक्चर टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछती है ताकि बच्चे अटेंटिवली उस लेक्चर को सुने। सो नाउ वी विल स्टडी मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के एडवांटेजेस क्या है। बेसिकली देखिए, लेक्चर मेथड में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब है कॉस्ट कटिंग। इसमें कोई लैब या लैब के एक्सपेरिमेंट्स, कोई टूल्स आपको यूज़ नहीं करने पड़ते, तो ये इकोनॉमिकल है। सेकेंड ऑफ ऑल, ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है लेक्चर मेथड। क्यों? क्योंकि कोई भी टीचर एक साथ एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा सकता है, तो उससे क्या होता है, आपका टाइम भी सेव होता है और लेक्चर प्रिपेयर करने में इतना टाइम भी नहीं लगता है और इजीली डिलीवर भी हो जाता है, ठीक है। ना तो कोई उसमें आपको इंटरप्शंस होती हैं टीचर को, ना कोई डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। और टीचर्स का जो काम है वो भी इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है क्योंकि उसके ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, क्योंकि उनको कोई मॉडल प्रिपेयर नहीं करना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाना है, ठीक है। और जब हमें बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना हो या सिलेबस कवर करना हो तो लेक्चर मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है इस केस में, ठीक है। एडवांटेजेस के बाद अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। देखिए, डीमेरिट्स क्या होते हैं। हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं। अब इसमें कॉन्स क्या है कि इसमें क्या होता है कि बच्चे एक्टिव नहीं हैं, इनएक्टिव है, क्योंकि बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बच्चों के नहीं देखता है, ये सिमिलर ही ट्रीट करता है, चाहे बच्चे का इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में है, ठीक है। थर्ड चीज़ आप ये कह सकते हैं कि बच्चे जो भी सीखते हैं या जो भी सुन रहे हैं वो उनको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही याद रहता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप उसको लंबे टाइम तक याद कर सकें, क्योंकि आप सिर्फ वो चीज़ सुन रहे हैं, आपने वो चीज़ एक्चुअली में प्रैक्टिकली की नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये ना जो मेथड है लेक्चर मेथड, ये बड़े स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है, बट जो बच्चे छोटी क्लासेस में हैं उनके लिए मेथड ठीक नहीं है, क्योंकि वो इससे बहुत जल्दी बोर हो सकते हैं, ठीक है। आप आए, आपने लेक्चर दिया और बच्चों ने सुन लिया,
पर इसमें ना तो बच्चे एक्टिव हैं, ना वो कुछ पार्टिसिपेशन है, तो वो ऑब्वियस ही बात है बोर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो जैसे लेक्चर मेथड का एडवांटेजेस भी हैं वैसे ही डीमेरिट्स भी हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है डिस्कशन मेथड। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, डिस्कशन मेथड का मतलब है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं और टीचर ने स्टूडेंट्स को कोई भी एक टॉपिक दिया है और उसके रिगार्डिंग सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उस टॉपिक के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, कॉन्वर्सेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और एक वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। डिस्कशन के बाद कोई भी कंक्लूजन पे वो पहुंचते हैं, उसे कहते हैं डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड से क्या होता है कि बच्चों की जो टॉलरेंस पावर है वो भी बढ़ती है, उनकी थिंकिंग एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक सुधार आता है। ठीक है, डिस्कशन मेथड बहुत ज़्यादा एक हेल्दी आप कह सकते हैं टीचिंग मेथड है। यहाँ तक हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ डिस्कशन मेथड की। देखिए मेरिट्स क्या होता है डिस्कशन मेथड के। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब भी हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, जब भी स्टूडेंट्स डिस्कशन कर रहे हैं, तो उससे क्या है, उनकी जो क्रिएटिव एबिलिटी है, जो सोचने की क्षमता है, नए नए आइडियाज़ जो उनके दिमाग में आते हैं, उससे क्या होता है ना कि एबिलिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, उससे बेनिफिट ये होता है कि एक हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द स्टूडेंट्स होता है, क्योंकि अगर आप अपने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक दूसरे से एग्री करे। तो अगर उनके मन में कोई डाउट भी आएगा तो सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे बेनिफिट ये होगा कि एक हेल्दी कंपटीशन भी रहेगा, एक दूसरे की व्यूज़ को वो समझ पाएंगे, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्डअप होएगी। ठीक है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अब बारी है डीमेरिट्स ऑफ डिस्कशन मेथड की। देखिए डीमेरिट्स में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं और अगर वो एक पॉइंट पे आके एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हैं, तो हेल्दी कंपटीशन की जगह कभी कभी क्या होता है, वो आर्ग्यूमेंट्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे बच्चे क्या हो जाते हैं, एक इमोशनली वो डाउन भी हो सकते हैं और वो पर्सनल ग्रजेस भी अपने दिल में रख सकते हैं। और डिस्कशन मेथड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका सिलेबस जल्दी फिनिश हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आप हर टॉपिक डिस्कशन में करेंगे तो। और हर टॉपिक के लिए आप डिस्कशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस मेथड में टीचर्स के भी और स्टूडेंट्स के भी दोनों के ही एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे, और पॉसिबली डिस्कशन एक राइट ट्रैक पे जाने की जगह ऑफ द ट्रैक भी जा सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है टीचर्स को बेसिकली डिस्कशन मेथड में। तो जैसे कि इसके मेरिट्स थे वैसे इसके डीमेरिट्स भी हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ प्रोजेक्ट मेथड। देखिए प्रोजेक्ट मेथड के आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। प्रोजेक्ट मेथड में बेसिकली क्या होता है कि टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को या तो ग्रुप वाइज या इंडिविजुअली कोई भी प्रोजेक्ट या मॉडल आप कह सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए देते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे। या तो टीचर्स हो सकता है एक टीम बना दे जिसमें आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, उनके साथ मिलके ही आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। अब इसमें क्या होता है, टीचर्स तो एज अ गाइड वर्क करती हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के इर्द गिर्द सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी एक्टिविटीज़ उन्हें ही करनी होती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना ये अब स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है कि आपको कैसे क्या करना है या आप कैसे कर सकते हैं। इसमें सारी स्किल्स कह सकते हैं या आप क्रिएटिविटी, वो सारी स्टूडेंट की ही होती है, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। अब जैसा कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, अब उसी से ही मैं आपको बताती हूँ कि इसके मेरिट्स आप क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट इंडिविजुअली मिला है तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, आपके स्किल्स बढ़ेंगे। वो आप सोचेंगे कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, राइट। दूसरी चीज़ ये कि इसमें ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स का क्या लेवल ऑफ इंटरेस्ट है या किस में स्टूडेंट का इंटरेस्ट है। तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट सेंट्रिक है, नॉट टीचर सेंट्रिक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको कोई भी प्रोजेक्ट ग्रुप में मिला है तो उससे आपका जो कोऑपरेटिव आपकी जो स्पिरिट है वो भी बढ़ती है। ठीक है, आपके ऊपर एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं जब भी उनको कोई प्रोजेक्ट बनता है, मिलता है।
सेल्फ लर्निंग आती है उन्हें, ठीक है, और एक्सपीरियंस मिलता है उन्हें फर्स्ट हैंड। अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी टॉपिक पे खुद से बना रहे हैं तो उन्हें एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी मिलता है, और उन्हें फ्रीडम भी मिल जाती है थॉट्स की और एक्शंस की। दैट मीन्स कि अब ये उनके ऊपर है कि वो ये काम कैसे करेंगे, तो उनको एक फ्रीडम मिल जाती है जो बाकी मेथड्स में बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो ये होते हैं मेरिट्स। प्रोजेक्ट मेथड के जो डीमेरिट्स होते हैं वो ये होते हैं, देखिए प्रोजेक्ट मेथड कोई 1 मिनट का काम नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना किसी भी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, और हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए आप वो प्रोजेक्ट को बना भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए पॉसिबल भी नहीं है इसको यूज़ करना, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस टीचर्स नहीं हैं तो ये करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट मेथड जो लोअर क्लासेस के बच्चे होते हैं, प्राइमरी क्लासेस के जो होते हैं, उनके लिए बनाना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी मेथड होता है और एक नेचुरल सेटिंग में प्रिपेयर करा जाता है, जो हर टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्पेस भी चाहिए, एक्सपेंसिव भी रहता है, तो काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। तो हर जगह ये प्रोजेक्ट मेथड भी सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज सर्वे मेथड। देखिए सर्वे मेथड क्या होता है, जब भी आपको किसी चीज़ का, अगर मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या डाटा कलेक्ट करना है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसे कहते हैं सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में आप क्वेश्चनर्स यूज़ करते हैं या इंटरव्यूज़ लेते हैं। वो रिटन फॉर्म में भी आप हो सकता है विद द यूज़ ऑफ क्वेश्चनर्स, और ऑरली भी हो सकता है इन अ वे ऑफ इंटरव्यूज़, ठीक है। अब पॉसिबल नहीं है कि आप हर इंसान से वो करें, आप एक सैम्पल चूज़ कर लेंगे पॉपुलेशन का, उन्हीं से ही आप क्या करेंगे, उस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, ठीक है। वो होता है आपका सर्वे मेथड, ठीक है। इसमें आप पेन पेपर का यूज़ करके क्वेश्चनेयर से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, गूगल फॉर्म्स लोगों के पास सेंड कर सकते हैं जिसे वो फिल करके आपके पास भेज सकें, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर्वे मेथड में जो यूज़ होती हैं। उससे क्या होता है, अगर टीचर्स उसे यूज़ करें तो वो स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती हैं। अगर स्टूडेंट्स उसे किसी टॉपिक के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए सर्वे मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होगा, वो डाटा कलेक्ट करेंगे, उनकी डाटा एनालिसिस की जो स्किल है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। मेरिट्स आप इसमें खुद से लिख सकते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें इतनी कॉस्ट नहीं लगती है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में एफिशिएंट मेथड है, जो स्टूडेंट्स की डाटा एनालिटिकल स्किल्स हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो वो कलेक्ट कर रहे हैं, उनके पास नई न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर होती है। तो बहुत सारे मेरिट्स होते हैं सर्वे मेथड के। अब बात करते हैं हम डीमेरिट्स की सर्वे मेथड के। अगर उसके मेरिट्स हैं तो सेम एज डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने लोगों के पास क्वेश्चनेयर्स पास ऑन करा, या गूगल फॉर्म्स या मेल पे आपने भेज दिए फॉर्म्स, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपको रिस्पॉन्ड करें, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। और जो लोग रिस्पॉन्ड कर भी रहे हैं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड या इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपको सही ही बताएंगे, या अपने ट्रू व्यूज़ जो वो एक्चुअली में फील कर रहे हैं या एक्चुअली में सोचते हैं वही वो आंसर दें। इंस्टेड ऑफ दैट वो आंसर्स भी दे सकते हैं जो सोशली डिज़ायरेबल हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, यू कैन से। ये मेथड कॉस्टली तो कह सकते हैं, अगर क्वेश्चनर यूज़ करें तो कम कॉस्टली है, अगर और आप कुछ और सर्वे मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो कॉस्टली भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। कितने टाइम में आप जिससे इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर रहे हैं, वो सैम्पल ऑफ पीपल, वो कब तक आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी सर्वे मेथड यूज़ करा और तभी के तभी आपको रिज़ल्ट मिल गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसमें डाटा एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और वैलिडिटी भी उसकी जब होती है जब आपका रिस्पॉन्स रेट हाई होता है। तो ये सारे डीमेरिट्स होते हैं सर्वे मेथड के, जो आप अपनी तरफ से बना के खुद भी लिख सकते हो और भी आप अपनी तरफ से सोच सकते हो।
नेक्स्ट जो हमारे मेथड्स हैं वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। सबसे पहले इंडक्टिव मेथड क्या होता है? देखिए, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि टीचर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको सीधे सीधे ना समझा के आपको उसके एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करती है, और अब वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आप उससे कोई रूल फ्रेम करें, आप उससे कंक्लूजन निकालें, आप आंसर दें उसका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इससे एक्टिव हो जाते हैं और नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, सपोज कीजिए किसी भी टीचर को क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल टेंसेस पढ़ाने हैं, तो वो डायरेक्टली बच्चों को टेंसेस ना पढ़ा के, स्टूडेंट्स को टेंसेस ना पढ़ा के एग्जाम्पल्स प्रेजेंट कर रही है। जैसे सपोज शी फिनिश्ड हर वर्क, या कोई भी एग्जाम्पल्स उन्होंने 2-3 सेंटेंसेस बच्चों को बताए, और वो अब बच्चों से पूछ रही हैं, बच्चों से मांग रही हैं कि वो इसके आंसर दे कि आप बताइए कि ये कौन सा टेंस है। अब ये बच्चे नोटिस करेंगे, बच्चे रूल फ्रेम करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है, या फ्यूचर टेंस के सेंटेंस है। तो टीचर क्या करेगा, एग्जाम्पल्स देगा, लेकिन आंसर कौन देगा, स्टूडेंट्स देंगे। ठीक है, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं समझाया बट एग्जाम्पल्स दिए ताकि बच्चे एक्टिवली अपना दिमाग यूज़ करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। वो होता है इंडक्टिव मेथड। इसमें बच्चा अपना दिमाग यूज़ करेगा, अपनी थिंकिंग एबिलिटी। इंडक्टिव मेथड के मेरिट्स में आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि इसमें टीचर्स एग्जाम्पल देती हैं और बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को एंकरेज करते हैं। सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि उनकी थिंकिंग एबिलिटी क्या होती है, पॉलिश होती है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स इसमें, क्योंकि उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब उन्हें जवाब देना है, उनको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, उनको रूल फ्रेम करना है। ठीक है, तो इसमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। बच्चे खुद डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अपने कंक्लूजन वो खुद फाइंड आउट करते हैं। अब टीचर ने तो एग्जांपल्स दे दिए, अब उससे वो क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो बच्चों के ऊपर है, और हर बच्चा अलग अलग कंक्लूजन पे पहुंचता है, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा वर्क नहीं करता है। तो इससे क्या होगा, अगर सब अलग अलग अपने आइडियाज़, अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, तो सबके आइडियाज़ सुनने को मिलेंगे, और सबकी नॉलेज गैदर करके आप एक न्यू नॉलेज भी क्रिएट करोगे अपनी प्रीवियस नॉलेज को लिंक करके। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये आप मेरिट्स में लिख सकते हैं। डीमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। देखिए, डीमेरिट्स में क्या आता है, सबसे पहली बात कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स हर बार सही रूल गेस करें। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स कि हर एक स्टूडेंट सही ही रूल गेस कर रहा है। आपने एग्जांपल्स दे दिए बट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट। कुछ स्टूडेंट्स सही भी गेस कर सकते हैं और कुछ स्टूडेंट्स गलत भी गेस कर सकते हैं, अपनी एक रॉन्ग हाइपोथेसिस भी क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में। दूसरी चीज़, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, इसलिए सब्जेक्ट मैटर भी कम कवर होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी कवर करवा लेंगे यूजिंग दिस मेथड, तो वो पॉसिबल नहीं है, और हायर स्टूडेंट्स के लिए, हायर क्लासेस के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी इस चीज़ से बोर हो जाएंगे। और क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें चाहिए होता है कि उन्हें सिर्फ रूल बता दिया जाए और वो उससे डायरेक्टली क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे उसका। ठीक है, वो डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो उन बच्चों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है रूल को खुद से डेवलप करना। तो ये सारे डीमेरिट्स आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ डिडक्टिव मेथड। देखिए, डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, जैसे इंडक्टिव मेथड में आपने देखा था कि आपको एग्जाम्पल से आपको रूल निकालना था, लेकिन डिडक्टिव मेथड में टीचर आपको रूल पहले ही बता देती है और आपको उसको वेरीफाई करना होता है, स्टूडेंट्स को उसको वेरीफाई करना होता है यूजिंग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, सपोज़ कीजिए मैथ्स का टीचर है, वो स्टूडेंट्स को एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता देता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बता देता है, रूल बता दिया। अब बच्चे उसको वेरीफाई करेंगे यूजिंग एग्जाम्पल्स या यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेरीज के साथ। ठीक है, तो इसमें एक जनरल चीज़ बता दिया आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दिया जो हर जगह सेम है, लेकिन अब बच्चा अपने पर्टिकुलरली अपने दिमाग से उसको वेरीफाई करेगा यूजिंग द एग्जाम्पल। ठीक है,
तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की तरफ जाता है। मेजरली डिडक्टिव मेथड एक बहुत पुराना मेथड है, जो ये जिससे बहुत टाइम से पहले से ही यही मेथड यूज़ होता आया है हमारे टाइम से, कि टीचर्स पहले हमें फॉर्मूलाज बताते हैं, रूल्स बताते हैं, फिर उनके एग्जाम्पल्स बताते हैं, और देन हम उनको वेरीफाई करते हैं और उसी से ही सीखते हैं। मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड, देखिए मेरिट्स में क्या आता है। मेरिट्स में ये है कि सबसे पहली बात तो ये टाइम एफिशिएंट है, बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी, क्योंकि टीचर को सिर्फ आना है, फॉर्मूला बताना है, एंड आफ्टर दैट ये बच्चों का काम है कि वो एग्जाम्पल्स यूज़ करें और उससे कंक्लूजन निकालें। तो टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इससे जो टीचर्स पे बर्डन है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और साथ साथ जो सब्जेक्ट मैटर है, जो सिलेबस है, वो भी वाइडर तरीके से बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है कम समय में। ठीक है, तो ये सारे आपके मेरिट्स हैं, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको ज़्यादा थिंकिंग करने में फ्रस्ट्रेशन होती है, जो सिर्फ ये चाहता है कि हमें रूल बता दिया जाए और हम उससे अपने आप कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो उन लर्नर्स के लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन, जो बड़े क्लासेस के बच्चे होते हैं, हाई क्लासेस के बच्चे होते हैं, उनके लिए बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि बेसिकली ये जनरली मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है। तो हायर क्लासेस के बच्चों के लिए ही ईजी होता है कि उनको फॉर्मूला बता दिया जाए, ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला उन्हें बता दिया जाए और वो उससे कंक्लूजन ड्रॉ करें। तो ये सारे मेरिट्स आप डिडक्टिव मेथड में लिख सकते हैं। डीमेरिट्स क्या होते हैं डिडक्टिव मेथड के? देखिए, डीमेरिट्स में आप ये देख सकते हैं कि डिडक्टिव मेथड में टीचर आपको सिर्फ फॉर्मूलाज बताती हैं। अब जो यंगर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोई भी फॉर्मूला समझना आसान नहीं होता है। वो फॉर्मूला बिल्कुल अननोन होता है, वो फैक्ट उनके लिए बिल्कुल अननोन होता है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उनको कोई इरेलेवेंट, उनके लिए तो वो इरेलेवेंट ही हुआ। ठीक है, अगर आप उनको कोई दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, या आप उनको कोई भी रूल बता रहे हैं, तो वो इससे ईज़िली प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे या कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है यंगर स्टूडेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली। वो बहुत जल्दी बोर हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस मेथड में आपको फार्मूलाज वग और फैक्ट्स याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत आसानी से आप भूल सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज भी बहुत ईजीली हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स को बिना कॉन्सेप्ट समझाए कोई फार्मूला दे दिया जाए तो वो उनके लिए इरेलेवेंट हो जाता है, उनको समझ में ही नहीं आता है, इसलिए वो उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते, और उनका क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उस चीज़ से डाउन हो जाता है। तो बहुत सारे डीमेरिट्स भी होते हैं डिडक्टिव मेथड के। नाउ दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। जैसे कि मैंने आपको पहले इनके बारे में बता दिया है, तो ये कुछ डिफ्रेंसिएशन है जो आप अपने एग्ज़ाम में चाहें तो लिख के आ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कुछ गाइडलाइंस है जो आपको कोई भी टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करने से पहले देख लेनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कौन से बच्चे जल्दी समझ पाते हैं, कौन से बच्चे जल्दी नहीं समझ पाते हैं, क्या उनका माइंडसेट है, क्या उनकी क्रिएटिव एबिलिटी है, क्या आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कौन सा आपका सब्जेक्ट मैटर है, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको टीचिंग मेथड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स के लिए आप लेक्चर मेथड भी यूज़ करेंगे, कुछ टॉपिक्स के लिए प्रोजेक्ट मेथड सुटेबल रहेगा, कुछ टॉपिक्स के लिए सर्वे मेथड रहेगा। ठीक है, तो हर टॉपिक के लिए या हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेथड सूट करता है, और वो टीचर की पर्सनैलिटी को भी सूट करना चाहिए, क्योंकि हर टीचर हर मेथड के साथ कंफर्टेबल भी नहीं होता है। ठीक है, और मेथड्स को क्रिएटिवली यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, हर टीचर को, अगर कोई टीचर लेक्चर अच्छे से डिलीवर कर सकता है कंपैरेटिवली टू प्रोजेक्ट मेथड, तो उस टीचर को लेक्चर मेथड ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बाकी इन अकॉर्डिंग्स विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो एक सेम पेज पे जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स रहें, वो मेथड टीचर को यूज़ करना चाहिए फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये गाइडलाइंस भी आप लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा।
ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये टीचिंग मेथड्स आप किसी भी सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपका एक गुड लेंदी आंसर बन सकता है। ठीक है, तो आप ये पढ़ के जाइए एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।